गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फाइनल अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर का सम नंबर 9 करेंगे, तो क्विकली टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने होना चाहिए। मैं बुक में से क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कर रहा हूं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते करते हम पूरे क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन को समझ लेने के बाद हम इसके आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सम नंबर 9 ऑफ फाइनल अकाउंट्स। लिखा है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स from the trial balance and adjustments of Pushpa Traders as on 31st March 2015। दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई हैं जैसे हमेशा दी जाती हैं। ट्रायल बैलेंस दिया गया है और एडजस्टमेंट दिए गए हैं। आप देख सकते हैं नीचे दोस्तों, ट्रायल बैलेंस है और एडजस्टमेंट्स हैं। हमें कहा गया है कि प्रिपेयर करें यानी बनाएं। क्या बनाएं? फाइनल अकाउंट्स। दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली हम क्या बनाते हैं? सर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सर, आपने लास्ट सेशन में समझाया था कि अगर हमें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया हो तो हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, और क्वेश्चन में परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सारी डिटेल भी नहीं दी हो तो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकते। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड नंबर की डिटेल आपके सामने है। ट्रायल बैलेंस में वही परचेज और सेल है, तो इसका मतलब हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो स्क्रीन पे देखिए, मैंने 3 अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विच इज अ स्टेटमेंट, ये तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पुष्पा ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2015। दोस्तों, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पुष्पा ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2015 एंड फाइनली बैलेंस शीट ऑफ पुष्पा ट्रेडर्स एज ऑन 31st मार्च 2015। दोस्तों, क्वेश्चन को समझ लेने के बाद यानी कि हमें क्या बनाना है वो देख लेने के बाद हम एडजस्टमेंट की टिक करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला एडजस्टमेंट, सर ये एडजस्टमेंट देख के ही डर लग रहा है। दोस्तों, डरना मना है। जब आप फाइनल अकाउंट्स करते हो तो एक बात समझ लो, डरना मना है। किस बात से डर रहे हो? चैप्टर आपको अच्छे से आता है, आप सारे एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो डर किस बात का? पर सर ये पहला एडजस्टमेंट तो देखो, करेंगे दोस्तों, इस एडजस्टमेंट को हम अच्छे से करेंगे, पर इस एडजस्टमेंट की कहाँ हमें टिक करनी है अभी हमें ये समझना है। अब इस एडजस्टमेंट में पहली लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा है, स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2015 इज 2,10,000 आउट ऑफ विच 2,000 इज द स्टॉक फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स। तो दोस्तों, आपको एडवर्टाइजमेंट पे एक टिक करनी है। ध्यान से देखो, सेकेंड लास्ट से सेकेंड नंबर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, वहां पे आप टिक कर दो, एक छोटी सी टिक कर दो। और उसके बाद लिखा है कि जो बाकी बचा हुआ स्टॉक है उसमें 40% स्टॉक की वैल्यू 20% ज़्यादा है, 30% स्टॉक की वैल्यू 20% कम है, बाकी बचे हुए स्टॉक में एक्सपेंस करना है। आई विल टीच यू द होल एडजस्टमेंट व्हेन इट कम्स, यानी कि ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस को कॉपी करने के बाद हम पूरे एडजस्टमेंट को, ये 1 नंबर का जो एडजस्टमेंट है, हम इसे प्रॉपरली समझेंगे। तो अभी हमें टिक करनी थी, जो टिक हमने कर ली है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पर एक टिक हमने कर ली है। और दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक की हम कहीं टिक नहीं करते, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की जो 2 एंट्रीज होती हैं वो न किसी में ऐड होती हैं न किसी में से लेस होती हैं। सो देयर विल बी नो टिक फॉर क्लोजिंग स्टॉक। आगे बढ़ते हैं। सर, दूसरा एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ 7500 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट पर एक और टिक कर दो, एडवर्टाइजमेंट पर एक और टिक कर दो।
इसकी इफेक्ट जो होंगी उसमें दो इफेक्ट में एक इफेक्ट ऐसी होगी जो हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में करेंगे। तो ऑलरेडी हमने एक टिक करके रखी है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पर, एक और टिक कर दो, देयर विल बी 2 टिक्स। आगे एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 wrongly recorded as a credit purchase। दोस्तों भयंकर प्रॉब्लम है। सर क्यों भयंकर प्रॉब्लम है? दोस्तों हमें रिकॉर्ड करना था सेल्स, हमने रिकॉर्ड कर दिया परचेज। तो सर इससे क्या हुआ? दोस्तों परचेज की हमने दो जगह पर रॉन्ग एंट्री कर दी, परचेज में और क्रेडिटर्स में। और सर सेल्स की हमको दो जगह पर करेक्ट एंट्री करनी थी, सेल्स में और डेटर्स में। तो सर 4 जगह पर ट्रीटमेंट होगी। यस दोस्तों, इस एडजस्टमेंट की 4 टिक करनी है। लिसन टू मी केयरफुली, 4 टिक्स। कहां कहां? एक टिक आप करोगे परचेज में, परचेज पर एक टिक कर दो। एक टिक करोगे आप परचेज से जो जुड़ा हुआ होता है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पर एक टिक कर दो। एक टिक करोगे आप सेल्स में, तो दोस्तों सेल्स पर एक टिक कर दो। और एक टिक करोगे आप डेटर्स पर एक टिक कर दो। सर ये एडजस्टमेंट तो कितना खतरनाक है दोस्तों? कुछ खतरनाक नहीं है, डरना मना है। मैं पूरा एडजस्टमेंट समझाऊंगा, इसका नंबर आने दो। हम पहले ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करेंगे, फिर हम 1 बाय 1 सारे एडजस्टमेंट करेंगे। उस वक्त मैं आपको ये एडजस्टमेंट डिटेल में समझाता हूं। अभी हमें सिर्फ टिक करनी है, 4 टिक्स, परचेज, सेल्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का एडजस्टमेंट, राइट ऑफ ₹30,000 एज ए बैड डेट फ्रॉम डेटर्स। दोस्तों दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट। और प्रोवाइड 10% ऑफ बैड डेट रिजर्व। दोस्तों दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट रिजर्व। बैड डेट और बैड डेट रिजर्व, इन दोनों की हम डेटर्स में ट्रीटमेंट करते हैं। तो डेटर्स जहां आपने एक टिक करके रखी है, 2 मोर टिक्स। सो डेटर्स पे 3 टिक करनी है। ऑलरेडी एक टिक आप कर चुके हो, 2 टिक और करोगे, 3 टिक डेटर्स पे होंगी। यस सर। आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसकी जो 2 ट्रीटमेंट होती हैं, उसमें एक ट्रीटमेंट हम P&L अकाउंट में इंडिपेंडेंटली करते हैं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं। और दूसरी ट्रीटमेंट हम कैपिटल में करते हैं। और कैपिटल हम नॉर्मली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इनर कॉलम में ही लिखते हैं। तो क्योंकि हम कैपिटल को इनर कॉलम में ही लिखते हैं, तो दोस्तों टिक करने की जरूरत नहीं है। यस सर। आगे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स एसेट। दोस्तों लास्ट से थर्ड डिटेल फिक्स एसेट, ट्रायल बैलेंस में लास्ट से थर्ड नंबर पे फिक्स एसेट आपको दिखाई देंगी। सर उसमें ब्रैकेट में लिखा है 6 लाख, समझाऊंगा, चिंता मत करो। दोस्तों फिक्स एसेट पर एक टिक कर दो, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सर कितनी सारी टिक हुई, मैं आपको बता देता हूं कितनी टिक हुई। परचेज पर 2 टिक हुई, सेल्स पर 1 टिक हुई, डेटर्स पर 3 टिक हुई है, क्रेडिटर्स पर 1 टिक हुई है। दोस्तों फिक्स एसेट पर 1 टिक हुई है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पर 2 टिक हुई है। सर समझ में आ गया। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे? सर एज यूजुअल जो ट्रायल बैलेंस में हमें बैलेंसेस दिए गए हैं, इन बैलेंसेस को हम फाइनल अकाउंट में हमने जो प्रिपेयर किया है उसमें पुट करेंगे। यानी जिसका जो एड्रेस होगा, जिसका जो ठिकाना होगा, उसे वहां ठिकाने लगाएंगे। शुरू करते हैं। सर सबसे पहले ड्राइंग्स और कैपिटल। दोस्तों ड्राइंग्स और कैपिटल हम बैलेंस शीट में रखते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट, सर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। दोस्तों इस वजह से कैपिटल होगी 3,30,000।
कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल विल बी 3,30,000। सर इसमें से ड्राइंग्स माइनस करेंगे थोड़ी जगह छोड़ के, या क्योंकि हमें कुछ चीज़ें यहाँ ऐड भी करनी होंगी तो थोड़ी जगह छोड़ के हम नीचे लिखेंगे ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, इस वजह से दोस्तों क्वेश्चन में हमें जो डेबिट कॉलम में दिया गया है 26,400। आगे बढ़ते हैं। यस सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों परचेज एंड सेल्स, ध्यान से देखो, परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड हम लिखते हैं परचेज, तो पहले लिखेंगे परचेज, और क्रेडिट साइड हम लिखते हैं सेल्स, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे सेल्स। दोस्तों क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो हम डेबिट वाली अमाउंट लिखेंगे 3,24,900, 3,24,900। दोस्तों क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम क्रेडिट वाली अमाउंट लिखेंगे 8,80,000। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, परचेज पर 2 टिक हैं। अब ये 2 टिक क्यों हैं? सर एक टिक है एडवर्टाइजमेंट में हमने नो सर, एक हमने रॉन्गली परचेज रिकॉर्ड किया था, और सर एक टिक है परचेज पर। सर कौन सी टिक है? एक हमने रॉन्गली रिकॉर्ड किया था परचेज में, और गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों ध्यान से सुनो, जो रॉन्गली परचेज किया रिकॉर्ड किया था उसके लिए हम एडजस्टमेंट नंबर 1 की एक लाइन छोड़ेंगे, एडजस्टमेंट 1 उसके लिए एक लाइन छोड़ेंगे। दोस्तों आप जानते हो इसके बाद हम परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं, उसके लिए अभी हम यहाँ पे लाइन छोड़ेंगे। सर परचेज रिटर्न तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में होगा। यस दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ परचेज रिटर्न। दोस्तों परचेज रिटर्न माइनस करके बाद में जो अमाउंट आएगी फिर से हमें एक लाइन छोड़नी होगी एक और एडजस्टमेंट के लिए, एडजस्टमेंट नंबर 2 के लिए। तो परचेज में हम इस तरह से लाइन छोड़ देंगे। लाइन छोड़ देंगे का मतलब हम कुछ स्पेस को ब्लॉक कर देंगे ताकि उस जगह पर हम एडजस्टमेंट कर सकें। आई होप इतने क्वेश्चंस करवाने के बाद, दिस इज अवर 4th क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस करवाने के बाद आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम लाइंस क्यों ब्लॉक करते हैं, ताकि हम उसके एडजस्टमेंट्स कर सकें। यस सर। दोस्तों सेल्स में भी एक टिक है, तो सेल्स में हम एक लाइन छोड़ेंगे एडजस्टमेंट 1 के लिए, जो एक एडजस्टमेंट है उसके लिए। दोस्तों आप जानते हो इसमें से हम सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, तो माइनस सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न पर कोई टिक नहीं है जो हमें पता है। दोस्तों ये जो स्पेस छोड़ने वाली बातें हैं ये आपको अब 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए। एक आखिरी बार, ये एडजस्टमेंट 1 के लिए लाइन छोड़ दी है और ये एडजस्टमेंट 2 के लिए, देयर आर 2 एडजस्टमेंट ऑन परचेज। और दोस्तों ये एडजस्टमेंट 1 के लिए हमने सेल्स में लाइन छोड़ के रखी है, बाकी जो रिटर्न लेस करना होता है वो तो हम करते ही हैं। यस सर। इसके बाद दोस्तों उसके बाद रिटर्न्स दिए हैं, गुड्स रिटर्न्स। दोस्तों परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, ये दिमाग में फिक्स कर लेना। सर कैसे याद रखें? दोस्तों जनरल एंट्री चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, अकाउंटेंसी में बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। परचेज रिटर्न में गुड्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, goods are going out of the business, so going out will be credited, therefore purchase return has credit balance, and in sales return we receive goods that comes into the business, so comes in होता है तो डेबिट होता है। दोस्तों इतना तो आपको पता होना चाहिए। सर सेल्स रिटर्न की अमाउंट होगी 88,000। यस दोस्तों, डेबिट वाली अमाउंट 88,000 हम सेल्स रिटर्न में लिखेंगे।
और सर परचेज रिटर्न की अमाउंट होगी क्रेडिट वाली 22,000, तो दोस्तों 22,000 हम परचेज रिटर्न में लिखेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। यस सर। आगे दोस्तों अब जो चार बातें हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों मेरा हेडिंग देखो, एवरीथिंग अबाउट प्रोविडेंट फंड। दोस्तों आपको क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड से जुड़ी हुई कितनी डिटेल्स दी जा सकती हैं, तो शुरू करता हूं, ध्यान देना। आपको दिया जाएगा प्रोविडेंट फंड। दोस्तों इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इसे आप कहां शो करेंगे सर, आप बता दो। बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, ये हुई एक बात। दोस्तों आपको और एक बात दी जाएगी, टोटल 4 इंफॉर्मेशन दी जाएगी प्रोविडेंट फंड से जुड़ी हुई। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। दोस्तों इसका डेबिट बैलेंस होता है, इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सर और क्या हो सकता है दोस्तों, और दो बातें हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के पैसों को इन्वेस्ट किया, दोस्तों इसका डेबिट बैलेंस होता है। इसे आप एक्सक्यूज मी, बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड। सर और क्या हो सकता है दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन और हो सकती है, लास्ट इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। दोस्तों इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसे आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ऐड करना होता है, ऐड टू प्रोविडेंट फंड। जिसको ये चारों बातें, जिस स्टूडेंट को ये 4 बातें समझ में आ रही हैं, यानी कि कौन सी इंफॉर्मेशन को कहाँ पुट करना है, ये आप अगर समझ लेते हो, एक बार ध्यान से समझ लो, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको उसकी एंट्री करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों क्यों ऐसा होता है, ध्यान से सुनो। प्रोविडेंट फंड बिजनेस की लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी साइड शो करेंगे। दोस्तों प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट को हम एसेट बताएंगे, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। दोस्तों उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रोविडेंट फंड को बिलोंग करता है, वो इंटरेस्ट हमारे बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है, वो प्रोविडेंट फंड की इनकम है, तो उसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्रोविडेंट फंड में ऐड करेंगे। सर किसको कैसे पहचानेंगे, प्रोविडेंट फंड क्रेडिट बैलेंस होता है। दोस्तों कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज अ डेबिट बैलेंस। पहली दो डिटेल देखो, ध्यान से देखो, पहली दो डिटेल यानी 4th नंबर में 2 चीजें एक साथ दी हैं। प्रोविडेंट फंड, तो दोस्तों कौन सी अमाउंट प्रोविडेंट फंड की होगी, सर 1,10,000। और दोस्तों कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सर कौन सी अमाउंट कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड होगी, स्क्रीन पर देखो डेबिट बैलेंस, तो वो कहां होगा
कौन सी अमाउंट होगी? 11,000। दोस्तों पहला काम ये करो, वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और विदाउट फेल इसे कॉपी कर लो। वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और इसे कॉपी कर लो, फिर इसको अपने सामने रखो और मैं जो आगे एंट्रीज करवाता हूं उसे ध्यान से देखो। यू कैन कॉपी नाउ। चलिए दोस्तों आगे इसकी एंट्रीज करते हैं इन आवर क्वेश्चन। सबसे पहले हमें दिया है प्रोविडेंट फंड, जो क्रेडिट बैलेंस होता है दोस्तों 1,10,000। बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे, स्क्रीन पर देख सकते हो प्रोविडेंट फंड। अब क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है तो इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे 1,10,000। इसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसका डेबिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे डेबिट साइड लिखा जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कितनी अमाउंट है सर? डेबिट 11,000। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों पहले प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसका डेबिट बैलेंस होता है। देखो दोस्तों 1,10,000 इज द प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इसको हम कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैलेंस शीट में एसेट साइड हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। 1,10,000 दोस्तों। इसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड के बाद इसी में इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, दोस्तों इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। सो 8,800 इज द इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इसे हम बैलेंस शीट में ध्यान से देखो लायबिलिटी साइड प्रोविडेंट फंड में ऐड करेंगे, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, ऑफ प्रोविडेंट फंड 8,800। सो द टोटल विल बी 1,18,800। 1,10,000 में आप 8,800 ऐड करेंगे, इट विल बी 1,18,800। आगे बढ़ेंगे? यस सर। उसके बाद दोस्तों डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स को हम शो करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड, ध्यान से देखो दोस्तों स्क्रीन पर, और क्रेडिटर्स को हम शो करते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब दोस्तों डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है। सो द अमाउंट 2,20,000 इज डेटर्स, क्योंकि डेटर्स पे 3 एडजस्टमेंट है, तो दोस्तों एक्सक्यूज मी दोस्तों डेटर्स को यानी कि 2,20,000 को हम अंदर के कॉलम में लिखेंगे। देयर आर 3 एडजस्टमेंट, तो दोस्तों लाइंस कैसे छोड़ेंगे? एडजस्टमेंट 1 के लिए एक लाइन छोड़ देंगे दोस्तों, उसके बाद 2 लाइन छोड़ी जाएगी एडजस्टमेंट नंबर 2 के लिए, उसके बाद फिर से 2 लाइन छोड़ दी जाएगी एडजस्टमेंट नंबर 3 के लिए। कुल मिला के आपको 5 लाइन छोड़नी है, 1 2 3 4 5। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 3। दोस्तों आशा करता हूं इतने क्वेश्चंस के बाद ये आपको लाइन छोड़ने वाली बात अच्छे से समझ में आ रही है। यस सर। दोस्तों क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इस क्वेश्चन में 1,65,000 आर द क्रेडिटर्स। अभी 1,65,000 अंदर लिख रहे हैं क्योंकि क्रेडिटर्स पर भी एक एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन छोड़ दी जाएगी। समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट। दोस्तों डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, ध्यान से देखो डिस्काउंट अलाउड, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। दोस्तों इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। अब ध्यान से देखो डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस होता है, तो यहां पर जो डेबिट अमाउंट दी गई है
50,600 इज डिस्काउंट अलाउड, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन इट। और दोस्तों डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रेडिट बैलेंस होता है, सो 15,400 इज द डिस्काउंट रिसीव्ड, इसे हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व। दोस्तों फॉर द सेकेंड टाइम इन दिस चैप्टर बैड डेट रिजर्व का एडजस्टमेंट आया है। अच्छे से यहाँ पर इसको लॉक कर देना। इस क्वेश्चन के बाद आपको बैड डेट रिजर्व में बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर वैसे भी एक क्वेश्चन में आपने अच्छे से समझाया है दोस्तों, एक और क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा। इसी क्वेश्चन में बैड डेट रिजर्व का एक टेबल बनता है, उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं बैड डेट। ये ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट होती है, इसमें हम फिर से ऐड करते हैं बैड डेट। दोस्तों ये एडजस्टमेंट वाली बैड डेट होती है। सर इसमें और एक डिटेल ऐड करते हैं बैड डेट रिजर्व। दोस्तों ये भी एडजस्टमेंट वाली बैड डेट रिजर्व होती है। इन तीनों को ऐड किया जाता है, इन तीनों में से लेस किया जाता है फिर से बैड डेट रिजर्व को। अब ये जो बैड डेट रिजर्व होती है दोस्तों, ये ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट रिजर्व होती है। इसे माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में लिखी जाती है। क्वेश्चन में ध्यान से देखना। सर हमको एक साथ बैड डेट और बैड डेट रिजर्व दी गई है और हम ट्रायल बैलेंस में हैं, तो दोस्तों हमें स्क्रीन पर देखो ये दो इंफॉर्मेशन दी गई है ट्रायल बैलेंस वाली। हमें ये दो इंफॉर्मेशन दी गई है, बैड डेट दी गई है ट्रायल बैलेंस वाली और बैड डेट रिजर्व दी गई है ट्रायल बैलेंस वाली। पर सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सी बैड डेट है कौन सी बैड डेट रिजर्व है? दोस्तों इसका डेबिट बैलेंस होता है और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ध्यान से देखो, डेबिट वाली अमाउंट 33,000 इज योर बैड डेट। 33,000 इज बैड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। और दोस्तों 49,500 जो क्रेडिट में लिखा गया है, 49,500 इज बैड डेट रिजर्व। आशा करता हूं ये दो एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जो ट्रायल बैलेंस वाली है समझ में आ गई होंगी। यस सर, आप समझाओ और समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। यस दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आना चाहिए। यस आगे बढ़ते हैं। सर तो ये बाकी की दो इंफॉर्मेशन दोस्तों ये एडजस्टमेंट वाली हैं। जब एडजस्टमेंट आएंगे, एडजस्टमेंट में अगर ये दो एडजस्टमेंट होंगे तो हम उसकी एंट्री उस वक्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर बिल्स, दोस्तों बिल्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बिल्स रिसीवेबल जिसे हम एसेट साइड लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स। और दोस्तों एक होते हैं बिल्स पेएबल्स जिसे हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है और बिल्स पेएबल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सर यहाँ पर 16,500 इज बिल्स रिसीवेबल, यस दोस्तों डेबिट वाली अमाउंट। और सर 27,500 इज द बिल्स पेएबल, यस दोस्तों क्रेडिट वाली अमाउंट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गुड्स स्टॉक कौन सी तारीख का है? सर 1/4/2014। दोस्तों 1/4/2014 इस क्वेश्चन के लिए ओपनिंग वाली डेट कही जाएगी। साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 15 को, तो ये साल शुरू कब हुआ होगा? सर शुरू हुआ होगा 1/4/14 को। दोस्तों इस दिन का कोई स्टॉक दिया हो तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड सबसे पहले लिखा जाएगा। सर समझ में आ गया, तो यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। The amount is 88,000. There is no adjustment, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नॉर्मली दोस्तों ओपनिंग स्टॉक में कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। सर
दो एक्सपेंस डेमरेज और कस्टम ड्यूटी, दोस्तों ध्यान से सुनो, ये दोनों एक्सपेंस परचेज से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। याद करो दोस्तों, सबसे पहला सेशन उसमें मैंने फॉर्मेट समझाए हैं। डेमरेज, डिमरेज और कस्टम ड्यूटी आर द एक्सपेंसेस which we incur while we purchase goods. Demurrage एंड कस्टम ड्यूटी, दोस्तों ये एक्सपेंस भी हम उस वक्त करते हैं जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, और वो एक्सपेंसेस जो गुड्स को परचेज करने के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। 3,300 and 21,000, because there is no adjustment we will write them directly in the outer column। आगे बढ़ते हैं। सर ट्रेड एक्सपेंसेस, दोस्तों ट्रेड एक्सपेंस सुनते ही हमें ट्रेडिंग अकाउंट याद आता है। बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट लिख लेना दोस्तों, नाम भले ही ट्रेड एक्सपेंस है, नाम भले ही ट्रेड एक्सपेंस है, पर इसे लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, ना कि परचेज से। तो दोस्तों इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो इसे अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि नाम सुनते ही हमें लगता है कि ये ट्रेडिंग में लिखे जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, दोस्तों ये दोनों हमारी एसेट्स हैं। कैसी एसेट्स हैं? सर ये दोनों हमारी करंट एसेट्स हैं। तो दोस्तों इन्हें हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि इन पर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है तो हम इन्हें डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे 10,000 एंड 35,100। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर फिक्स एसेट, दोस्तों फिक्स एसेट बैलेंस शीट में एसेट साइड सबसे ऊपर लिखी जाएंगी, क्योंकि ये नॉन करंट एसेट्स हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, हमें वैल्यू दी गई है 4,80,000 एंड देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑन इट। तो हम क्या करेंगे? सर 4,80,000 को इनर कॉलम में लिख के हम एक लाइन छोड़ देंगे। तो सर वो 6 लाख का क्या, 6 लाख का क्या? दोस्तों जब डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि वो 6 लाख का क्या होगा। तो थोड़ा वेट करो, अभी थोड़ी देर में ही उसका नंबर आ जाएगा। यस सर। लास्ट अदर इनकम्स, दोस्तों किसी भी तरह की इनकम जो सेल नहीं है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। अदर देन सेल्स, दोज इनकम्स विच आर अदर देन सेल्स will be written on credit side of profit and loss account. There is no adjustment, we will directly write it in the outer column। समझ में आना चाहिए। यस सर। सर कितना बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी लेवल भी तो बड़ी हो गई है। कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए? सर 3 क्वेश्चंस कर लिए। दोस्तों आज आपकी लेवल बड़ी हो गई है, तो इन्होंने क्वेश्चन भी बड़ा दे दिया, तो थोड़ा दिल बड़ा रखो, दिल को बड़ा करो और आगे एडजस्टमेंट देखना शुरू कर दो। यस सर, जैसे आपकी मर्जी। दोस्तों मर्जी नहीं, ये काम है हमारा, इससे हम ग्रो करते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम काम को इम्प्रूव करते हैं, हायर लेवल के काम करते हैं, जो हमने पहले किया था उससे हायर लेवल के काम करते हैं, तो हम ग्रो करते हैं, और ग्रो होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। The adjustment is of stock, ध्यान से सुनो दोस्तों। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में हमें कहा है 2,20,000। दोस्तों ये 2,02,000 में एडवर्टाइजमेंट का स्टॉक है। एडवर्टाइजमेंट के जो गुड्स होते हैं उसका स्टॉक है एडवर्टाइजमेंट गुड्स स्टॉक। सर ये 2,000 का है, तो दोस्तों हम जो गुड्स बेचते हैं
हम जो गुड्स बेचते हैं उसका स्टॉक कितना है सर, उसका स्टॉक है 2 लाख। तो पहले तो दोस्तों ये 2000 की हम 2 एंट्रीज कर ले। सर ये 2000 की 2 एंट्रीज क्या होंगी दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट का जो स्टॉक होता है, एडवर्टाइजमेंट के स्टॉक को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में से माइनस करते हैं। सर आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो लिखा ही नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने लिखा ही नहीं। कहीं और जगह तो गलती से नहीं लिखा? नो सर, आपने फिक्स एसेट के बाद डायरेक्टली अदर इनकम लिया था। तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लिखना था उसे मैं अब लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। सर कितना है 10,000। दोस्तों ध्यान से सुनो, एडजस्टमेंट में जो 2000 रुपीज एडवर्टाइजमेंट का स्टॉक है, एडवर्टाइजमेंट का जो स्टॉक है ये 2000 को हम जो 2 एंट्रीज करेंगे दोस्तों, वो 2 एंट्रीज क्या होंगी सर, एक एंट्री हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में से माइनस करते हैं, स्क्रीन पर देखो, माइनस करेंगे स्टॉक। 2000 रुपीज का स्टॉक होने की वजह से हमारा 10,000 का एक्सपेंस अब हो जाएगा 8,000 का। अब ये एडवर्टाइजमेंट के स्टॉक की हम दूसरी एंट्री करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। तो दोस्तों बैलेंस शीट में एसेट साइड एडवर्टाइजमेंट स्टॉक को थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, स्टॉक ऑफ एडवर्टाइजमेंट गुड्स 2000 रुपीज। दोस्तों सारे एडजस्टमेंट में आगे करवा चुका हूं, मेरे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वीडियो में आपको सारे एडजस्टमेंट एक साथ मैंने सिखाए हैं। तो उन एडजस्टमेंट्स में से ही ये एक एडजस्टमेंट है, स्टॉक ऑफ एडवर्टाइजमेंट गुड्स। यस सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे इस एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हमारा स्टॉक अब कितना हो गया, दोस्तों हमारा स्टॉक अब कितना हो गया 2 लाख रुपीज। अब एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015 इज 2 लाख 2000, out of which 2000 of stock was for advertisement goods जो हमने लेस कर दिया, and from the remaining goods दोस्तों these are the remaining goods। अब ये जो remaining goods हैं, ये जो remaining goods हैं इसके बारे में कहा है द मार्केट वैल्यू ऑफ 40%। दोस्तों ध्यान से देखना, पहले इन्होंने 40% की बात की, तो पहले तो उसकी कॉस्ट कितनी, तो सर इसके 40% निकालें तो हमें मिलेगा 80,000। दोस्तों 40% गुड्स यानी 80,000, इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो मोर है, मोर कितनी मोर है 20%। तो सर इसकी मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी 96,000, 96,000। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर आगे लिखा है द मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक। दोस्तों इसमें से और एक परसेंटेज निकाले गए 30%। अब ये 30% की कॉस्ट क्या होगी, तो सर 2 लाख के 30% अगर हम निकालते हैं दैट विल बी 60,000। अब इस 60,000 के बारे में कहा है कि इसकी मार्केट वैल्यू 20% लेस है। दोस्तों इसकी मार्केट वैल्यू लेस है 20%, 20% हम लेस करते हैं, वी विल गेट 48,000। और आगे लिखा है कि जो बाकी गुड्स बचे हैं रिमेनिंग स्टॉक, दोस्तों रिमेनिंग स्टॉक 2 लाख में से आप 40% निकाल लो, 30% निकाल लो, तो कितने परसेंटेज बाकी रहेंगे सर, परसेंटेज के हिसाब से 30%। दोस्तों दूसरा तरीका, 2 लाख में से 80,000 निकाल लो, 60,000 निकाल लो, तो कितने बाकी रहेंगे 60,000। और दोस्तों 60,000 दूसरे तरीके से ला सकते हैं, 2 लाख के
30% 60,000 होंगे। अब इसके बारे में क्या कहा है सर? कहा है कि इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। दोस्तों, जिस गुड्स को खर्चा लगेगा, जिस गुड्स पर खर्चा लगेगा, कोई भी खर्चा, रिपेयरिंग का खर्चा यहाँ लग रहा है, उस खर्चे की वजह से, यानी इस पर रिपेयरिंग होने वाला है 5,000 का, तो इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि 60,000 के गुड्स पे 5,000 की रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो आज की तारीख में इन गुड्स की वैल्यू 60,000 नहीं होगी, 55,000 होगी। तो सर अब इतने बड़े एडजस्टमेंट का क्या करें? दोस्तों ध्यान से देखो, आगे मैं सिखा चुका हूं। हम पहले लिखेंगे कॉस्ट, उसके बाद लिखेंगे मार्केट वैल्यू। दोस्तों पहले 40% वाले की बात करें। 40% वाले की कॉस्ट है 80,000 और दोस्तों मार्केट वैल्यू है 96,000। सर ऐसे किया था, ऐसे किया था कि किसी और तरीके से? सर किसी और तरीके से किया था। ठीक है, चलो किसी और तरीके से, बेटर तरीके से करते हैं। ऊपर लिखते हैं कॉस्ट और बाद में लिखते हैं मार्केट वैल्यू। पहले लिखते हैं 40% वाले। दोस्तों पहले 40% वाले की कॉस्ट है 80,000। ध्यान से सुनना, इसकी मार्केट वैल्यू है 96,000। दोस्तों याद करो, एक क्वेश्चन में आगे करवा चुका हूं, इसमें से विच एवर इज लेस उसे हम कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में से लेस वाली अमाउंट है 80,000। ठीक इसी तरह दोस्तों 30% दूसरे हैं, उसकी कॉस्ट है 60,000। सर कॉस्ट 60,000, सर इसकी मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू है 48,000। दोस्तों इन दोनों में से जो लेस वैल्यू होती है उसे कंसीडर किया जाता है 48,000। ठीक इसी तरह रिमेनिंग जो बाकी रह गए, रिमेनिंग गुड्स की बात करें, रिमेनिंग गुड्स की कॉस्ट है 60,000। दोस्तों इसकी मार्केट वैल्यू है 55,000। तो हम इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? जो वैल्यू लेस होगी वो। तो सर अब क्या करेंगे? दोस्तों अब हम ये जो लेस वैल्यूज हैं इन तीनों का टोटल करेंगे। 80,000, 48,000 and 55,000, the total is 1,83,000। दोस्तों will be, आगे सिखा चुका हूं, रिकॉर्डेड, यानी हम गुड्स की कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे? सर 1,83,000। समझ में आ गया? दूसरी बार कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा एक एडजस्टमेंट कर चुके हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक की हम दो एंट्रीज क्या करते हैं? सर क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,83,000। और दोस्तों इसकी दूसरी एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। नीचे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे ऊपर लिख रहा हूं। दोस्तों आपको इसे नीचे ही लिखना होता है। सर तो कैसे करेंगे? दोस्तों चलो मैं स्पेस मैनेज करता हूं। देखो मेरी टेक्निकल एस्पेक्ट। सर आप तो जादूगर हो। दोस्तों देयर इज नथिंग मैजिक इन दिस, इट इज ओनली टेक्नोलॉजी। मैं बैलेंस शीट को थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं। सर सुपर, थैंक यू बेटा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ और स्पेशल काम नहीं हो रहा है। ड्यूरिंग द क्वेश्चन मैंने बैलेंस शीट को बड़ा कर दिया। सर इस स्टॉक को भी नीचे लिख देते हैं। यस दोस्तों, इस स्टॉक को भी नीचे लिख देते हैं। स्टॉक ऑफ एडवर्टाइजमेंट गुड्स 2000, ये एक्चुअली ऊपर नहीं लिखने चाहिए। स्टॉक ऑफ एडवर्टाइजमेंट गुड्स। और दोस्तों अभी कौन सा स्टॉक हमने फाइनल किया? क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 83,000, 1,83,000, 1,83,000।
83,000। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। यस सर, आप समझाओ और समझ में ना आए, ऐसा तो कैसे हो सकता है। वेरी गुड, आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। चलो चलो, बातें कम काम ज़्यादा। सर बहुत काम करना है। एडजस्टमेंट नंबर 2, गुड्स ऑफ ₹7500 गिवन एज एडवर्टीजमेंट। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट में गुड्स देने से हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ता है। तो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे एक्चुअली 2 टिक थी, जिसे मैंने अंदर लिख दिया था। वो 8000 को मैं बाहर लिख दिया था, उसे मैं अंदर लिख रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट में अब हम ऐड करेंगे गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट। गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट कितने? 7500। तो दोस्तों, अब आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ 15,500। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। सर इसकी दूसरी एंट्री, दोस्तों गुड्स जाएंगे तो हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी। ये एक तरह का एडिशनल ड्राइंग्स हुआ, तो यहां लिखेंगे गुड्स गिवन एज एडवर्टीजमेंट। सर 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 आप क्या कर रहे हो? एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, मेरा कंसंट्रेशन कम हो गया। दोस्तों, गुड्स गिवन एज एडवर्टीजमेंट कैपिटल में से रिड्यूस नहीं होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेज में से ले, आई वॉज कंफ्यूज। ट्रेडिंग होता है दोस्तों, सॉरी 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 फॉर दैट, आई वॉज कंफ्यूज। नाउ आई एम फोकस। दोस्तों देखो कितना फोकस करना पड़ता है एक बड़े क्वेश्चन को करने के लिए। एक छोटी सी गलती आपके क्वेश्चन के आंसर को खत्म कर देगी। आंसर मैच नहीं होंगे। अगर आपको आंसर लाने हैं, फुल मार्क्स चाहिए, तो कंसंट्रेशन बहुत रखना पड़ेगा। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से हम लेस करते हैं गुड्स गिवन एज एडवर्टीजमेंट। यस, कितने रुपीस के हैं? 7500। तो दोस्तों एक बार फिर से एडजस्टमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। एक एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज में से लेस करना, और दोस्तों दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में ऐड करना। दोस्तों कंसंट्रेशन परफेक्ट रखना, इवन मैं भी रखूंगा, आप भी रखोगे। चलो चलो चलो, थर्ड नंबर का वेरी गुड एडजस्टमेंट, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, बिकॉज देयर विल बी 4 एंट्रीज ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 3। यस यस यस, एडजस्टमेंट नंबर 3 की 4 एंट्रीज होंगी। सर 4 एंट्रीज कैसे होंगी? स्क्रीन पर देखो, ये भी समझा देता हूं। एडजस्टमेंट नंबर 3, दोस्तों एडजस्टमेंट नंबर 3 की 4 एंट्री कैसे होंगी? एक्चुअल में क्या हुआ है? सर क्रेडिट सेल हुआ है। गलती से किस में रिकॉर्ड किया? सर परचेज में से रिकॉर्ड किया। तो दोस्तों परचेज में से आप लेस करोगे, सब्सट्रैक्ट। सर परचेज का क्रेडिटर से लेना देना है, तो दोस्तों परचेज में से भी सब्सट्रैक्ट करोगे, क्रेडिटर्स में से भी सब्सट्रैक्ट करोगे। सर एक्चुअल में ये सेल्स है, तो दोस्तों सेल्स में आप ऐड करोगे, और सेल्स का डेटर से लेना देना है, डायरेक्टली कनेक्शन है। आपने सेल्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो डेटर्स में भी रिकॉर्ड नहीं किया, डेटर्स में ऐड करोगे। तो दोस्तों दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। चलो इसकी एंट्रीज करते हैं। आपको परचेज कहाँ मिलेंगे? सर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज में से लेस करेंगे और लिखेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड। कितने रुपए के गुड्स आपने परचेज में रॉन्गली रिकॉर्ड किए हैं? सर 10,000 को माइनस करो, 3,14,900। दोस्तों 3,14,900 में से 22,000 को फिर से लेस करो, 2,92,900, और इसमें से फिर से 7,500 को लेस करो, 2,85,400। दोस्तों यहाँ पर मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स किया है, यहाँ पर सिर्फ मैंने मैथमेटिक्स किया है। हमारा एडजस्टमेंट एक्चुअल में ये था,
अब इसकी दूसरी एंट्री करेंगे। दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे सर? क्रेडिटर्स में से भी लेस करेंगे। यस दोस्तों, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में से लेस करेंगे। रॉन्गली recorded purchases 10,000 को लेस करोगे गेट 1,55,000। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। यस सर। सर ये एक्चुअल में सेल्स था। यस दोस्तों, तो सेल्स में ऐड करेंगे। सेल्स हमको कहाँ मिलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहाँ हम ऐड करेंगे और लिखेंगे नॉट रिकॉर्डेड। इसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया था 10,000। जैसे ही 10,000 ऐड करोगे 8,90,000 8,90,000 में से 88,000 लेस करोगे, आउटर कॉलम में 8,02,000। सर इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी दोस्तों? डेटर्स में ऐड किए जाएंगे, क्योंकि ये हमारे क्रेडिट परचेज सेल्स थे जिसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000। सर 10,000 ऐड करेंगे तो इट विल बी 2,30,000। आशा करता हूं 4 एंट्री समझ में आ चुकी हैं। यस सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर इसके बाद क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स में है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ये जो टेबल है इसमें अब हमें एंट्रीज देनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ये टेबल में अब हम बैड डेट और बैड डेट रिजर्व की एडजस्टमेंट वाली ट्रीटमेंट करेंगे। सर समझ में आ गया? क्या समझ में आया? एडजस्टमेंट पढ़ने तो दो। राइट ऑफ 30,000 एज बैड डेट फ्रॉम डेटर। दोस्तों डेटर कहाँ है सर? बैलेंस शीट में एसेट साइड। डेटर में से हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? बैड डेट एडजस्टमेंट वाली 30,000। दोस्तों इट विल बी 2 lakh आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ बैड डेट। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस बैड डेट की हम दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? सर इसकी दूसरी ट्रीटमेंट अभी आपने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट दैट इज 30,000। आगे बढ़ते हैं। सर एडजस्टमेंट में लिखा है बैड डेट रिजर्व 10% प्रोवाइड करो। दोस्तों बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में से आपने बैड डेट माइनस कर दिया है। अब आप बैड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट करेंगे 10%। 10% किसका? 2 लाख का 10%, यानी कि 20,000। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा है। 20,000 को माइनस करेंगे, वी विल गेट 1,80,000। इसकी हम दूसरी ट्रीटमेंट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड बैड डेट रिजर्व वाले टेबल में 3rd नंबर की डिटेल बैड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट 20,000। दोस्तों अब हम क्या करेंगे? दोस्तों अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करके यहाँ लिखेंगे 30 + 30 60 + 20 83,000। दोस्तों 83,000 में से 49,500 लेस किए जाएंगे, सो वी विल गेट 33,500। मेरे पास आंसर्स रेडी हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। मैथमेटिक्स की गलती मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ताकि आपको आगे जाके मैथमेटिकल इश्यूज ना हो कि ये अमाउंट ये कैसे आई, ऐसी गलती नहीं होने दूंगा। मैं आंसर्स मेरे पास रेडी रखता हूं। यस सर। दोनों एडजस्टमेंट बैड डेट का और बैड डेट रिजर्व का समझ में आ गया। 2 एंट्री हमने यहाँ की है दोस्तों, इसके बाद 2 एंट्री हमने यहाँ पर की है। आशा करता हूँ आपको बैड डेट और बैड डेट रिजर्व आज दूसरी बार हमने किया 100% क्लियर हो गया। यस सर। इसके बाद कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोस्तों बैलेंस शीट में चले जाते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल है 3,30,000 ऑन द लायबिलिटी साइड। इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी अमाउंट हम यहाँ शो नहीं करते। इसकी अमाउंट कैसे आती है? 3,30,000 के 10%
that we will show in the second entry, that is profit and loss account. डेबिट साइड हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ एक्सप्रेस करेंगे कैसे अमाउंट लाते हैं 3,30,000 के 10% यानी कि 33,000। इसकी दूसरी एंट्री हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड करेंगे 33,000। यस सर। इसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6%। दोस्तों स्क्रीन पर देखो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमने ड्राइंग्स लिखे हैं, कैपिटल में से माइनस किए हैं, हम फिर से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब दोस्तों इसकी अमाउंट भी हम यहाँ शो नहीं करेंगे। 26,400 जो हमारा ड्राइंग्स है, इस पर 6% हम वहाँ शो करेंगे जहाँ हम दूसरी एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 26,400 इंटू 6%। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है सर। 1584 यस दोस्तों 1584। इसकी दूसरी एंट्री हम कहाँ करेंगे सर? अमाउंट जो है वो डिटेल के सामने होनी चाहिए, ना कि मैथमेटिक्स के सामने। यस सर 1584। इसकी दूसरी ट्रीटमेंट हम यहाँ करेंगे ड्राइंग्स के साथ साथ हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी कैपिटल में से लेस करेंगे। यस सर। इसके बाद दोस्तों आई थिंक लास्ट एडजस्टमेंट। यस लास्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है? फिक्स एसेट पर 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। याद करो दोस्तों, डेप्रिसिएशन चैप्टर थोड़े ही वक्त पहले मैं चला चुका हूँ। यस सर। डेप्रिसिएशन में कितनी मेथड्स मैंने सिखाई हैं सर? 2 मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दोनों में फर्क क्या होता है सर? स्ट्रेट लाइन मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो एसेट की कॉस्ट पर हर साल कैलकुलेट होता है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे होता है। दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट कितनी है सर? 6 लाख रुपीस। और दोस्तों रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी है सर? रिड्यूस्ड वैल्यू है 4,80,000। दोस्तों अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन होगा तो कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से होगा तो रिड्यूस्ड वैल्यू पे होगा, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ये डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 6 लाख के 10% होगा। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ रही है। यस सर 100% अंडरस्टूड। दोस्तों 6 लाख के 10% होंगे 60,000। 60,000 को आप माइनस करेंगे, यू विल गेट 4,20,000। इस 60,000 की हम दूसरी एंट्री करेंगे। कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 60,000। यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो क्या समझाया मैंने कि यहाँ पर जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं तो हमें कॉस्ट के परसेंटेज निकालने होते हैं। देखो मैंने यहाँ ऐसा किया है, मैंने कॉस्ट के 10% निकाले हैं, पर अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो दोस्तों रिड्यूस्ड वैल्यू पे निकालना पड़ता। रिड्यूस्ड वैल्यू है 4,80,000। सर 2 बार समझा दिया आपने, अब तो हमें पक्का समझ में आ गया। दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सर थक गए हम तो। दोस्तों अब हम बहुत स्पीड में ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। स्पीड से करते हैं। आपको पता तो है कैसे क्लोज किया जाता है, तो मैं जल्दी से इसके ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट की टैली करने की प्रोसीजर को करता हूँ। आप स्पीड से देखते जाएं, मैं स्पीड से लिखता जाऊँ। चलो मेरे पास आंसर्स रेडी हैं, बिल्कुल चिंता मत करो।
ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 9,85,000। यही 9,85,000 को हम डेबिट साइड लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट हो, कभी कभी ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, पर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। डिफरेंस हम डेबिट साइड निकालेंगे। द डिफरेंस इज 5,87,300। दोस्तों इसको हम लिखते हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों इसकी दूसरी एंट्री की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड नाम लिखा जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखा जाता है ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों अमाउंट है 5,87,300। अमाउंट आप ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करके लाए हो। दोस्तों इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हम ला चुके हैं, अब हम नेट प्रॉफिट लाते हैं। नेट प्रॉफिट लाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है, दैट इज 6,23,884। 6,23,884। दोस्तों डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड आएगा क्योंकि डेबिट साइड का टोटल कम है। द डिफरेंस इज 3,20,284। इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। और दोस्तों इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। हमें कैपिटल कहाँ मिलती है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम कैपिटल में इसे ऐड करेंगे। दोस्तों नाम लिखेंगे नेट प्रॉफिट 3,20,284। दोस्तों बैलेंस शीट को अब हमें क्लोज करना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट। बैलेंस शीट में हम टोटल्स करेंगे, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे। वी विल गेट 6,83,284। दोस्तों इसमें से दोनों ड्राइंग्स को, एक ड्राइंग को और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करेंगे। वी विल गेट 6,55,300। दोस्तों इसके बाद हम बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल करेंगे। बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल हमेशा टैली होना चाहिए, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। मेरे पास टोटल्स रेडी हैं, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 9,56,600। 9,56,600। दिस इज द टोटल विच इज बीइंग टैलीड। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल। दोस्तों अब टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको स्क्रीन पर से सारी चीजें शो करूंगा स्लाइड बाय स्लाइड, ताकि आप इसे कॉपी कर सकें। चलो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड को, सॉरी दोनों साइड को, डिमरेज जहां आपको दिखाई दे रहा है वहां तक अप टू द डिमरेज लेवल अभी कॉपी करो। दोस्तों डिमरेज के बाद ट्रेडिंग अकाउंट का बाकी का लोअर हाफ कंप्लीट करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां तक सर वेटेड रिजर्व का टेबल जहां चलो जितना दिखाई दे रहा है उतना कॉपी करो, बाद में आपको बाकी का पोर्शन दिखाता हूँ। डोंट वरी, पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। अभी जितना दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा अप टू द बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑन द डेबिट साइड। उसके बाद दोस्तों बैड डेट रिजर्व से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की फाइनल अमाउंट 15,500 जो है वहां तक कॉपी करो। इसके बाद दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लास्ट
लोएस्ट पोर्शन। तीन हिस्सों में मैंने आपको दिखाया है, ये तीसरा हिस्सा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल तक आप कॉपी कर सकते हो, कैपिटल की फाइनल अमाउंट तक आप कॉपी कर सकते हो। एंड फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, प्रोविडेंट फंड से शुरू करके प्रोविडेंट फंड से क्लोजिंग स्टॉक तक, प्रोविडेंट फंड से क्लोजिंग स्टॉक तक, प्रोविडेंट फंड ऑन लायबिलिटी साइड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन एसेट साइड। उसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट का लोएस्ट पार्ट यानी कि टोटल ऑफ बैलेंस शीट। इसके बाद कुछ वर्किंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड की बातें। प्रोविडेंट फंड की बातें दोस्तों, नाम और कहाँ एंट्री होगी ये आपको याद रखना है। इनके नाम क्या हैं और इनकी एंट्रीज कहाँ पर होंगी ये आपको याद रखना है। यस सर। चलो इसके बाद दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक 2 हिस्सों में बताऊंगा। इस हिस्से को अभी कॉपी करो। आगे दोस्तों मेन वर्किंग, कौन सी अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमें रिकॉर्ड करनी है। 1,83,000 will be recorded. एंड दोस्तों थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, एक गलती की थी, वो गलती को हमने करेक्ट किया, परचेस और क्रेडिटर्स में से लेस किया, और जो एक्चुअल में हमें करना था सेल्स में रिकॉर्ड करना था वो हमने रिकॉर्ड किया। यानी मैंने गलती नहीं की थी, क्वेश्चन में कहा था कि रॉन्गली रिकॉर्डेड, हमने रॉन्गली रिकॉर्डेड को पहले माइनस किया और जो एक्चुअल में रिकॉर्ड करना था उसे रिकॉर्ड किया। दोस्तों दिस वॉज अ लेंथी क्वेश्चन। मेहनत से चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ हार्ड वर्क विच यू विल डू इन अकाउंट सब्जेक्ट। तो इस लेवल तक आप पहुंच जाते हो तो अगर आपको फाइनल अकाउंट लेवल के क्वेश्चन भी अच्छे से आने लगते हैं, बिलीव मी दोस्तों, यू विल बी अ जीनियस स्टूडेंट ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट। यू विल बी जीनियस, क्योंकि आपके हमेशा 80s और 90s में ही मार्क्स होंगे और अगर कोई गलती नहीं करोगे तो 100 भी आ सकते हैं। यस सर। हम टारगेट 100 का रखते हैं, कभी कभी कुछ मार्क्स कट जाते हैं तो 80s और 90s में हमारे मार्क्स आते हैं अगर आप जीनियस स्टूडेंट होते हो तो। सर बहुत बातें हो गई, बहुत लंबा क्वेश्चन था, अब हमें ब्रेक चाहिए, तो दोस्तों ब्रेक ले लो, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक